हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स जेई। और आप सबके लिए आज हम लेकर के आए हैं अपना क्लास 12th का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 पर। आई होप कि आप लोग जो है पिछले लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में देखते जा रहे होंगे। कुछ कुछ डेज का ब्रेक हो रहा है, नो रेगुलरली नहीं आ रही क्योंकि यार हमारे भी एग्जाम्स हैं, हमारे सर को भी पढ़ना पड़ता है यार। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सर की पढ़ाई खत्म हो गई है, हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो पर टिके रहना है, वीडियोस देखनी है, रिवीजन मारते चलो, क्वेश्चंस करते चलो। अब तो अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लिया तो क्वेश्चन करते चलो, अपनी जो भी वर्कबुक या मॉड्यूल जो भी सॉल्व कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आपके क्वेश्चन बना करके डाल दूंगा। जहां भी जैसे भी कुछ प्लेटफॉर्म बना देंगे, आप लोगों की नीड के हिसाब से जो है हम काम करते चलेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जो है थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा बात करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो क्या करें, फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए, नया पेज खोल लीजिए, कॉपी किताब की जरूरत नहीं है, कॉपी और पेन ले लीजिए और फटाफट से बोल्ड हेडिंग में ब्लैक पेन, हरा पेन, नीला पेन जो भी इस्तेमाल करते हो उससे लिखने लग जाओ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब ये बताओ यार, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेरिएबल भी हो सकती है? हाँ यार, वेरिएबल भी हो सकती है। कांस्टेंट से मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कांस्टेंट रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे शो करते हैं, ये ऐसे क्या है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शो कर रहा हूं कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। ठीक, शो करते हैं, जब हम अपना कॉपी पर दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऐसे दिखा देते हैं। अब मान लो इसमें क्या है, क्यू चार्ज है जिसका मास m है, क्यू चार्ज है जिसका मास m है। काफी चीजें इससे आप इस तरीके के क्वेश्चन काइनेमेटिक्स वगैरह से भी कर सकते हैं जैसे पहले किया था, लेकिन आज उस टाइप पे नहीं जाएंगे। आज सिर्फ समझेंगे कि बात क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या होने वाला है। ठीक, अब क्यू चार्ज रखा है m मास का, तो क्या मैं बता सकता हूं कि यार इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी? क्या इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी? क्या q इंटू ई। और क्या मैं एक्सेलरेशन भी बता सकता हूं कि यार एक्सेलरेशन क्यू ई डिवाइडेड बाय m होगा? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यार फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन होता है। जैसे कि इससे हमें पता चलता है, अगर दोनों सेम वेक्टर है, मेरा q जो है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। अगर q नेगेटिव हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन उल्टी तरफ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो ये क्या है, कांस्टेंट फील्ड को जब हमने ऐसे बता दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन बनाते हैं तो पाथ रिलेटेड बना देते हैं, पाथ रिलेटेड। जैसे आपने ऐसे कई क्वेश्चन देखे होंगे कि क्वेश्चन क्या है कि यार मान लो फोर्स मेरे को दे दिया है कुछ आई कैप प्लस 2j कैप, और आपको u या फिर इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है कुछ आई कैप प्लस j कैप। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द पाथ ऑफ द चार्ज या पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या पाथ ऑफ द बॉडी, जो चाहे वो बोल दो। और ऑप्शन आपको कैसे दे देगा? ऑप्शन आपको दे देगा स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा एलिप्स, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा सर्कल, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा पैराबोला। अब आधे बच्चे निपट गए कि सर सिर्फ दो चीजें दी हुई हैं, सर से पाथ कैसे पता कर लेंगे? सर क्या क्या करना है सर, पाथ कैसे पता कर दूं सर मैं इससे? अब ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्टाइल में भी बताई जाएगी। अगर आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हो तो वहां पर बताई जाती है, लेकिन यहां भी मैं आपको बताता हूं कि यार करना क्या होता है। होता क्या है कि यार हमारा जो कांस्टेंट फोर्स है, हमारा जो कांस्टेंट फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स से हम पाथ निकाल सकते हैं, लेकिन पाथ जो है हमारा दो टाइप का आता है। ठीक, ये क्या है मेरा पाथ? पाथ मेरा या तो स्ट्रेट लाइन आ सकता है या तो आ सकता है पैराबोला। जैसा कि हम जानते हैं, हमने काइनेमेटिक्स में भी देखा है, थोड़ा बहुत हमने काइनेमेटिक्स में भी देखा है। हमारा पाथ जो है कांस्टेंट फोर्स, याद रखना वर्ड में यूज कर रहा हूं कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारा पाथ या तो स्ट्रेट लाइन जा सकता है या तो पैराबोला जा सकता है।
स्ट्रेट लाइन नहीं तो पैराबोला। अब कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन है कि सर स्ट्रेट लाइन कब जाएगा, पैराबोला कब जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एज इट इज अभी भी बना हुआ है कि फोर्स दे रखी है, यू दे रखा है, मुझे अभी भी पाथ पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला कौन सा है, क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। तो हमें कंडीशन क्या बतानी है कि स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या है, पैराबोला की कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या है और पैराबोला की कंडीशन क्या है। अब देखो सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। अगर अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक, इस डायरेक्शन मेरी इनिशियल वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है, इसी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो क्या पार्टिकल ऐसे जाएगा, क्या पार्टिकल नीचे जाएगा, नहीं, पार्टिकल स्ट्रेट जाता रहेगा। ठीक, सही बात बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। इसमें देखो, अगर कोई बॉडी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा अपनी, सही बात है। अब मान लो कि कोई बॉडी है जिसका u इस डायरेक्शन में है और इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो भी मैं क्या बोल सकता हूं कि यार या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, लेकिन मूवमेंट मेरा इसी एक्सिस पे रहेगा, मूवमेंट मेरा इसी एक्सिस पे रहेगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, लेकिन रहेगा इसी एक्सिस पर, इसी एक्सिस पर रहेगा। ठीक, और एक बात और बोल देता हूं कि यार मेरी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो भी मैं क्या कह सकता हूं कि यार इसी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी। ठीक, तो इससे मैं क्या जताना चाह रहा हूं, इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या दिखाना चाह रहा हूं कि यार अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है तो मुझे स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है क्या, क्या मुझे स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है, क्या मैं फील कर पा रहा हूं कि हां सर स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। अब इसमें देखो, अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, इसमें क्या है पैरेलल, इसमें क्या है एंटी पैरेलल, तो भी क्या स्ट्रेट लाइन मोशन ही मुझे दिख रहा होगा, क्या स्ट्रेट लाइन मोशन ही दिख रहा होगा। और तीसरा केस कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो भी क्या मुझे एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा होगा, एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, क्या मुझे मूवमेंट स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा होगा, पाथ मुझे स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा होगा। मिल गई कंडीशन यार, मिल गई स्ट्रेट लाइन पाथ की कंडीशन, क्या है u पैरेलल टू एक्सेलरेशन और u एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन, एंटी पैरेलल ऐसे लिखते हैं, माइनस और पैरेलल का साइन, और u इक्वल टू 0, ये मेरी कंडीशंस हैं फॉर अ पाथ टू बी स्ट्रेट लाइन, फॉर अ पाथ टू बी स्ट्रेट लाइन फॉर कांस्टेंट फोर्स, फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक, अब पैराबोला देखो, अब पैराबोला देखो, पैराबोला के लिए हम बोल देते हैं कि यार ऑल अदर केसेस विल जनरेट पैराबोलिक पाथ। समझ आया क्या? ऑल अदर केसेस विल जनरेट पैराबोलिक पाथ। भैया इन केसेस के अलावा आप कोई सा भी केस ले लो तो आपको पैराबोलिक पाथ मिलेगा। अब तुम इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो कि यार यहां पे फोर्स है, मतलब कि एक्सेलरेशन है, मतलब कि एक्सेलरेशन है, मास भी नहीं देगा आपको, और आपके पास u है, आपके पास u है। अब क्या मैं बता सकता हूं कि यार स्ट्रेट लाइन है, एलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है। पहली बात तो कांस्टेंट फोर्स दिख रही है, कांस्टेंट फोर्स दिख रही है, तो यार मेरे दो ऑप्शन तो निपट ही गए कि सर आपका एलिप्स और सर्कल तो हो ही नहीं सकता। अब हो सकता है या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। स्ट्रेट लाइन चेक करने की कंडीशन क्या होती है कि पैरेलल होना चाहिए। क्या ये पैरेलल है? क्या ये पैरेलल है? पैरेलल वेक्टर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं ना, मान लो i कैप प्लस j कैप है, इसका पैरेलल हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप। ये पैरेलल वेक्टर्स है, ये आपस में पैरेलल वेक्टर, मतलब कोई स्केलर है जो कि मल्टीप्लाई में किसी वेक्टर के, तो वो पैरेलल होता है। भाई इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, एक डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में वेक्टर लेकिन इससे बड़ा है, तो क्या वो उसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो गया बस। लेकिन ये आपस में पैरेलल में नहीं है, वेक्टर्स में आपने सीखा होगा, बस वही चीज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराबोला। अब ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
मिनट मिनट खर्च कर देते हैं, बहुत बहुत टाइम निपटा देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ देख के आंसर करने वाला क्वेश्चन होता है, सिर्फ देखो और आंसर करो, देखो और आंसर करो। और इसमें क्या होता है, और इसमें कुछ होता है क्या? नहीं। चलो इतना लिख लिया, इरेज करो फटाफट। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको अच्छा सा, फिर आपको मेन कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्या है। अभी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ठीक। अब देखो क्या करें, चलो मान लो कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी मैंने दे रखी है, ठीक। एक पार्टिकल है, छोटा बना दिया क्या, इसको मैंने u वेलोसिटी दी है। अब इसका पाथ क्या होगा, ठीक, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 1 2 3 4। आपके 4 ऑप्शन है, 4 आपको दिख रहे हैं पाथ। कौन सा पाथ जो है करेक्ट है, कौन सा पाथ करेक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, u वेलोसिटी मैंने दी है। अब पाथ या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा। बताइए, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए इसका आंसर जो है वो है सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब आधे बच्चे हो सकता है सही सोचे हों, लेकिन काफी बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर पहला क्यों नहीं है, कि सर पहला क्यों नहीं। थर्ड और फोर्थ तो आप लॉजिकली भी हटा सकते हैं कि यार मूव भी इधर कर रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो इसी डायरेक्शन में जाना है। ऐसे और ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे और ऐसे तो जाएगा नहीं। आधे बच्चों के दिमाग में आएगा फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कुछ बहुत कम बच्चों ने सेकंड सोचा होगा, बहुत ज्यादा लोगों ने फर्स्ट सोचा होगा। लेकिन फर्स्ट क्यों है आंसर, फर्स्ट किसी के दिमाग में क्यों आया? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, एक बिल्डिंग है और यहां से u वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मैंने एक बॉल को फेंका है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन ऐसे ही होता है ना यार, ये ऐसे नीचे गिर जाता है। अगर मान लो 10 माले की बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग, माला जानते हो ना क्या होता है? फ्लोर्स। ज्यादा अंग्रेज मत बनो, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना। 10 माले का फ्लैट है या 10 माले की बिल्डिंग है, मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बॉल को फेंका, तो क्या वो जाके 5वें माले पे हिट करती है क्या? क्या वो जाकर के ऐसे 5वें माले पे हिट करेगी क्या? ये वही चीज है, फर्स्ट वाला वही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन और इसका ये वाला ऑप्शन एकदम सेम है, एकदम सेम है भाई। देख लो, ऐसे मैंने यू फेंका है, जी एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो क्या 10 माले से अगर मैं फेंक रहा हूं तो क्या 5वें माले पे आएगी क्या? नहीं। इसमें खुद देखो तो हम ऐसे मोशन कौन सा होता है, ऐसे कौन सा मोशन होता है? मोशन ऐसे जाएगा जैसे कि इसमें हमने ऐसे देखा। दिमाग में घुसता भाई, 10 माले से फेंक रहा हूं, 5वें माले पे थोड़ी ना जाके बॉल हिट करती है, बॉल तो डायरेक्टली नीचे जाती है। अब ये चीज और ये चीज सेम है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी सर नहीं आया दिमाग में। अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं, अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं एवं लिखने जा रहा हूं, कान खोल के सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पाथ निकालने के लिए। आपको पाथ निकालना 2 सेकंड में आ जाएगा। नोट, पहली बार अपने लेक्चर में नोट लिख रहा हूं मैं। देखो क्या है, वेलोसिटी ऑलवेज tries to achieve the direction of acceleration। खत्म, समाप्त हो गया भाई, हो गया। ये जो नोट है, ये जो लाइन है आपकी पूरी फिजिक्स है। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन की धर्मपत्नी है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन की धर्मपत्नी है। जहां जहां एक्सेलरेशन जाएगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जाएगा, मैं उसी डायरेक्शन में चला जाऊंगा। पत्नी है तो चाहूंगा क्यों? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जाएगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चली जाएगी। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वो सिर्फ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही अचीव करना चाहती है। चाहे किसी में भी देख लो,
चाहे किसी में भी देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन देखा था, एक्सेलरेशन राइटवर्ड्स था तो वेलोसिटी राइटवर्ड्स जाने की कोशिश करी, तभी तो वो नीचे नहीं गई। हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो हम फेंकते हैं ऐसे, लेकिन फिर मूवमेंट करने के बाद वो नीचे ही आता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। सर कनेक्ट हो रहा है, सर कनेक्ट हो रहा है, सर कनेक्ट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, हरे नीले काले पेन जिससे लिखना है। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से फिट कर लो, ठीक। चलिए ये समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन करते हैं, अब एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो किस्मत बदलती देखी मैं, जग बदलता देखा। चलिए देखिए, क्या क्वेश्चन बनाएं। चलिए मान लीजिए ये दो पैरेलल प्लेट हैं, आपको बता दें कि इसको कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, इधर पॉजिटिव 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 है, इधर नेगेटिव 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 है। बीच का डिस्टेंस d है, बीच का डिस्टेंस d है, और यहां से एक q चार्ज m चार्ज को हमने थ्रो किया है। क्या किया है? थ्रो किया है या मूव कराया है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि यार मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, इसकी लेंथ मान लो l, कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए ताकि ये l लेंथ को हिट ना करे। अच्छा चलो 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 रुको रुको रुको। सबसे पहले तो यार ये बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ये समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर क्या मैं ये बता पा रहा हूं कि इसमें एक्सेलरेशन पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा इस q, m का? स्ट्रेट लाइन होगा क्या? स्ट्रेट लाइन होगा तो भाई साहब गोली निकाल लो और मार लो अपने आप को। स्ट्रेट लाइन होगा? पैरेलल है? नहीं है। एंटी पैरेलल है? नहीं है। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नहीं, वही तो निकालनी है। इसमें देखो ना भाई, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है। ऑल अदर केसेस आर पैराबोला। पैराबोला बनाएगा ये पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला बना दिया तो अब मुझे ये बताओ कि यार ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, किधर जाएगा? कैसा पैराबोला बनेगा? कैसा पैराबोला बनेगा? नीचे जाने वाला। अब ये क्या नीचे जाके हिट करेगा? क्या हिट करेगा नीचे जाके इस प्लेट को? अब देखो वही चीज बतानी है, अब वही चीज बतानी है। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी so that the charge does not hit the plate। कम से कम कितनी वेलोसिटी से मैं फेंकूं ताकि वो इसको हिट ना करे? अब देखो इसमें मैकेनिक्स है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हमको क्या करना है? फिजिक्स इज जस्ट टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। फिजिक्स इज जस्ट टू मेक रिलेशनशिप्स। भाई साहब मेरे को इसमें रिलेशन बनाने और कुछ नहीं करना। ओह शिट, ये क्या बोल दिया यार। अब आप ये बोले सर रिलेशनशिप बनाने में तो मैं भी अच्छा हूं सर, मेरी फिजिक्स अच्छी होगी क्या? बेटा नहीं होगी। तेरे को फिजिक्स में रिलेशनशिप बनाने, जिंदगी में नहीं कि लड़की लड़के से बनाने लगी, लड़का लड़की से बनाने लगा, ऐसे नहीं बनता। रिलेशंस बनाने हैं आपको कॉन्सेप्ट्स में। इसमें मैकेनिक्स भी है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है। देख कैसे होगा, देख कैसे होगा, देख। सबसे पहले तो मुझे ये बता कि ये समझ गया ना कि पैराबोलिक पाथ बनेगा। पैराबोलिक पाथ बनेगा तो मुझे ये बता दे कि कॉन्सेप्ट क्या, ये मैं बोल सकता हूं क्या रेंज शुड बी ग्रेटर देन एल। क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट है? क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि यार जो ये पैराबोला बना रहा है, जो ये पैराबोला बना रहा है, इस पैराबोला की रेंज अगर मेरी एल से बड़ी हो जाए तो हिट नहीं करेगा। अगर इसकी रेंज लेंथ से बड़ी हो जाए तो ये हिट नहीं करेगा। अब क्या होती है? रेंज निकालनी तो आती है। पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। बता दो भाई,
बता दो भाई। v जो कि वेलोसिटी मुझे निकालनी है इनटू √2h/g, √2h/g। कंसिडर नो एक्सल, नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी कंसिडर करना, ठीक। दिस शुड बी ग्रेटर देन एल, दिस शुड बी ग्रेटर देन एल, सही लिखा है ना, या v पैरेलल इनटू टाइम टेकन, दिस शुड बी ग्रेटर देन एल, दिस शुड बी ग्रेटर देन एल, ठीक है, सही बात है। अब मुझे ये बताओ कि यार इधर h क्या है, अगर मैं सेंटर से फेंक रहा हूं तो ये d/2 हुआ, h मेरा क्या हो जाएगा d/2, और g तो क्योंकि है नहीं तो g क्या होता है मेरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इधर कितना है, एक्सेलरेशन देखो h तो कितना हो गया d/2, और एक्सेलरेशन मेरा कितना है q अपॉन m, सही लिखा है ना। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज फोर्स एंड डिवाइडेड बाय मास इज एक्सेलरेशन। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया, ठीक सही है, एक्सेलरेशन सही आया मेरा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को v इंटू रूट ऑफ 2 इंटू d/2 डिवाइडेड बाय q इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m, दिस शुड बी ग्रेटर देन l। सॉल्व कर लो और आंसर ले लो v का क्या है, सॉल्व कर लो और v का आंसर बता दो भाई। देखो h तो मेरा d/2 आ गया क्योंकि कितनी हाइट है, एक्सेलरेशन नीचे g होता है लेकिन g की जगह इधर हमारे पास g नहीं है तो हमारे पास क्या एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होगा, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना एक्सेलरेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू q कर दिया, फोर्स आ गई, फोर्स डिवाइडेड बाय m क्या हो गया एक्सेलरेशन, वही लिख दिया। अब इधर से v निकालना है तो इस पूरे को इधर भेज दो, आ गई वेलोसिटी यार, आ गई वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बोला ना आपको रिलेशन बनाना सीख जाओ कि यार किस चीज को किस चीज से कैसे और कब कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करना सीख गए, रिलेट करना सीख गए, भाई आपकी फिजिक्स उंगलियों पे हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बताएं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि यार ये है मेरा स्प्रिंग और ये लटका हुआ है मेरा मास, मान लो m मास, ठीक। चलो इसमें क्वेश्चन क्या ही बताऊंगा मैं, आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इसका 2π√m/k होता है क्या, इसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, 2π√m/k। सो दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्स। भाई साहब ये टाइम पीरियड जो है ये इंडिपेंडेंट है किसी भी टाइप के फोर्स। अब मुझे ये बताओ कि यार ये इसकी जो नेचुरल लेंथ होती है वो इससे कम होती है, ये तो आपको पता होगा, ठीक। इसकी जो नेचुरल लेंथ होती है वो इससे कम होती है, क्योंकि क्या होता है इसका मास का वेट होता है, उस मास को, मास के वेट का इस जगह पर जो है ये हमारी नई मीन पोजीशन आ जाएगी। मान लो इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E0, ठीक। अब ये जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तब भी ये कुछ नीचे जाकर के कुछ x पर इसका जो है मीन पोजीशन होता है, और वो x क्या हम जानते हैं, क्या वो x हम जानते हैं क्या, ये कितना होता है mg इज kx। तो x की वैल्यू क्या आती है mg/k, x की वैल्यू क्या आती है mg/k, x की वैल्यू क्या आती है mg/k। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगी तो क्या ये ऑसिलेशन करेगा, क्या ये ऑसिलेट करेगा। एक तो चीज होती है कि यहां जाके रुक गया है ना, एक चीज हो गई यहां जाके रुक गया, एक चीज हो गई कि ऑसिलेट कर रहा है।
क्या ये यहां जाके रुक जाएगा? क्या ये यहां जाके रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसके पास कुछ रफ्तार आ गई, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई तो ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये यहां पे जाके इस मीन पोजीशन पे जाकर के रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये ऑसिलेट करेगा। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो क्वेश्चन बना लो कि एम्पलीट्यूड कितना है। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो क्वेश्चन बना लो कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक, अब देखो यहां तक तो मैं समझ गया कि यार इनिशियली यहां पे ही होता है mg इज टू kx, और इसको x1 मान लो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ और नीचे तक आया और वो x2 है। ठीक है, ये और नीचे तक आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, और इसकी और नीचे बनी मीन पोजीशन जो कि x2 पर है, जो कि x2 पर है। अब ये मीन पोजीशन कितनी होगी? एक तो हमारा ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट, एक ये मेरा मीन पोजीशन है। ठीक, मीन पोजीशन, इसको लिख दो मीन पोजीशन। अब यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये और नीचे तक गया। अब अगर और नीचे तक गया तो ये कुछ x2 लेंथ मैंने ले ली, और ये x2 कितनी होगी? ये x2 कितनी होगी? ये x2 क्या mg/k प्लस चार्ज नहीं दिया था क्या? चार्ज लिख लो, चार्ज q है तो q E0/k हो जाएगा। बताओ, चार्ज नहीं दिया था मैंने उसमें, चार्ज लिख लो q। ठीक है, तो q इंटू एम, सॉरी q और m, तो मैं x1 मतलब जो इतना डिस्टेंस है प्लस इतना जो किसकी वजह से आ रहा है, जो आ रहा है केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह। भाई यहां तक तो mg ला ही रहा है, उसके बाद ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो काम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम आया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड काम आई तब उसकी मीन पोजीशन और नीचे पहुंच गई, और वो कितनी है मेरी x2 जो कि है mg/k प्लस qE/k। ठीक, अब मुझे अगर बोला गया था कि यार मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड तो निकल जाएगा ना। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन माइनस मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन माइनस मीन पोजीशन, या उल्टा कर लो, मीन पोजीशन माइनस एक्सट्रीम पोजीशन, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा QE0/k, QE0/k, ये मेरा एम्पलीट्यूड आ जाएगा इसका, ये मेरा क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड आ जाएगा। भाई mg/k प्लस QE/k से mg/k माइनस कर दो, ये मेरा एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ये मेरा एम्पलीट्यूड है। ये लॉजिकली भी है क्योंकि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी तब तो इतना था ही, तब तो इतना था ही, यहां से यहां तक हो रहा है, यहां से यहां तक हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड मेरा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्स्ट्रा खिंचाव आया है स्प्रिंग में, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खिंचाव आया है, केवल वही तो मेरा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक, ऊपर से गया यार, बिल्कुल बाउंस किया। दोबारा देखो, दोबारा इसको समझ में आएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा हैवी हो गया ये आपके लिए, तो अब थोड़ा करते हैं हम सिंपल क्वेश्चन, अब इजी क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए इजी क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन क्या है कि यार ऐसे 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 कर लो, एक स्ट्रिंग बना लो, Q, M मास ले लो, और बोल दो कि टाइम पीरियड क्या है, बोल दो इसकी लेंथ ले लो L, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब मुझे बता दो, ग्रेविटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अब मुझे बता दो कि यार टाइम पीरियड क्या है। क्या टाइम पीरियड निकालना आता है मेरे को? क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल होता है, T = 2π√L/g। क्या टाइम पीरियड 2π√L/g होता है? तो अब ये जो g है, ये g इफेक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि भाई अब मेरे पास एक और एक्सेलरेशन है, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो अब मेरा g इफेक्टिव हो जाएगा। g इफेक्टिव हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार अब ये जो g इफेक्टिव है, या एक तरीके से एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, वो क्या होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास
टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास। ठीक, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास को मैं क्या लिख सकता हूं कि यार एक तो mg फोर्स है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है, तो नेट एक्सेलरेशन या इफेक्टिव g क्या हो जाएगा, g प्लस क्यू ई अपॉन एम। बस उठा के इसमें डाल दो, टाइम पीरियड आ गया, 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन समाप्त। भाई ये फॉर्मूला पता है, अरे मैकेनिक्स से जोड़ रहा हूं, पूरा पूरा मैकेनिक्स से। 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई इनटू रूट एल जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास। टेंशन क्या है, mg प्लस qe डिवाइडेड बाय m। अब इसको एक और, इसकी एक वेरिएशन और देख लो। चलो इसकी एक वेरिएशन क्या हो सकती है कि यार कि मैंने क्या करा, मैंने इसको एंगल पे दे दिया ऐसे, मान लो थीटा। ये क्या है, q m, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक, अब बता दो टाइम, अब टाइम पीरियड बता दो, अब टाइम पीरियड बता दो, लेंथ एल है। अब टाइम पीरियड बता दो, अब भी टाइम पीरियड ऐसे ही निकलेगा कि यार टाइम पीरियड तो 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव होगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव मेरा क्या हो जाएगा, अब जी इफेक्टिव मेरा हो जाएगा यार नीचे नीचे कितना जी, इधर कितना क्यू ई बाय एम, तो नेट कितना हो जाएगा, g का स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का स्क्वायर। ठीक, ये मेरा नेट हो जाएगा, नेट इसका रूट। ठीक, ये मेरा नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट एल अपॉन रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर। ठीक, बस एंगल पे ले गए, एंगल पे ले गए तो देखो इसका कुछ g नीचे आएगा और क्यू ई इस तरफ आएगा, क्यू ई बाय एम। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर उसका रूट। वही चीज तो लिखी है, वही चीज तो लिखी। बस आपको क्या करना है, लॉजिक बिल्ड करो थोड़ा मैकेनिक्स में, थोड़ा सा मैकेनिक्स में लॉजिक बिल्ड करो। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, नीली इंक मिट्टी नहीं है भाई मेरे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन दूसरा। दूसरा मान लो एक सर्कल है, सर्कल बना रहा है, मतलब कोई एक पार्टिकल है q m का। कितनी वेलोसिटी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, √5 gl। ठीक, √5 gl। और इसमें मैंने क्या करा, नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी। अब बताओ कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी, अब बताओ कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी। यार कुछ नहीं करना, वही चीज है। अब जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी वो चाहिए होगी √5g इफेक्टिव इंटू एल। अब g इफेक्टिव क्या हो जाएगा यार, g प्लस क्यू ई बाय एम इंटू एल। खत्म क्वेश्चन। √5g, भाई g भी इसी डायरेक्शन में, क्यू ई बाय एम भी इसी डायरेक्शन में, आ गया आपका आंसर। खत्म। ठीक, चलिए अब दूसरी हेडिंग बनाओ। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई। बस हल्का सा, कुछ नहीं करना था यार, छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा कंप्लीट करा देना चाहिए, छोड़ना नहीं है कुछ भी। बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है, उस डायरेक्शन में लग रही है तो उस डायरेक्शन में मेरे को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो सुनना बस ध्यान से। ठीक, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहले होती क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू मैप द चार्ज। अगर मान लो इमेजिनरी लाइंस है, मैप करने में काम आती है। मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक। पॉजिटिव चार्ज के हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में हमेशा अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव में अंदर की तरफ आएंगी, पॉजिटिव में बाहर की तरफ जाएंगी। और अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज आमने सामने रखे हैं, तो क्या होता है, इनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है तो रिपल्शन होगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, जो उनकी फील्ड लाइंस है वो भी ऐसे बनेंगी, पीछे की तरफ जाते हुए, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है बेटा रिपल्शन हो रहा है, तो तुम भी दूर भागो। अगर मान लो डाइपोल, अब डाइपोल जानते हैं ना, अभी के लिए बस डाइपोल इतना समझ लो कि यार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज साथ में रख दिए, बस इतना समझ लो। डाइपोल मतलब अपोजिट चार्ज इन सेम मैग्नीट्यूड। अब भाई साहब ये तो अट्रैक्ट करते हैं ना, ये तो अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके नेगेटिव में जाती हैं, तो भाई साहब बहुत अच्छा काम हो गया मेरा, ये लो बना दिया मैंने, तो बहुत अच्छा काम हो गया यार मेरा तो, ठीक। भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले विजुअल इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हम बनाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैप करने के काम आती है हमारे चार्ज को, दे आर यूज्ड टू मैप द चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है लाइंस, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती है। पॉजिटिव अगर साथ में है तो रिपेल करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस तरीके से बनेगी, अपोजिट में जाती हुई। अगर पॉजिटिव नेगेटिव साथ में, जिसको हम डाइपोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाकर के नेगेटिव में जाती हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएंगी, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फटाफट प्रॉपर्टीज भी सुन लो। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं यार, प्रॉपर्टीज हमारी देखो, सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती, ठीक। क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ क्लोज लूप, ठीक है। चलिए पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी यार, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अरे यार इसका इंक खत्म हो गया। दूसरा, दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक। कंटिन्यूअस होती हैं, ऐसे नहीं होती कि बीच बीच में टूट रही है, बीच बीच में टुकड़ों में जा रही हैं, ठीक है। टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक भाई। टेंजेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमारी टेंजेंट बनेगी ना, मान लो ये है, तो इस पे जो टेंजेंट है वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, ठीक। समझ गए, ठीक। 3 पॉइंट हो गए। चौथा क्या होता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मानो कि इंटरसेक्ट कर रही है ना। अब एक पॉइंट की अगर टेंजेंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है, तो एक पॉइंट की दो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो मुझे नहीं मिल सकती ना। अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे मुझे दो डायरेक्शन मिल गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक इसकी टेंजेंट बनी तो इस तरफ, इसकी टेंजेंट बनी तो इस तरफ,
तो ऐसा नहीं हो सकता, दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं मिल सकते, तो इसीलिए ये जो है इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज ऑन इंटरेक्शन a single point will generate two directions of electric field, two directions of electric field। ठीक, इसके बाद देखो 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस also determine the या also give the magnitude of the charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस also give the मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जैसे देखो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि यार +2 कूलम का चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो +4 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली डबल हो जाएंगी। एग्जैक्टली उल्टे बना दिए, एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे। ठीक, अगर 2 कूलम चार्ज पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी तो -4 कूलम चार्ज पे कितनी हो गई? 8 हो गई। अगर इस पे 4 तो इस पे 8, तो एग्जैक्टली हमारा मैग्नीट्यूड भी बता रही है, हमारा मैग्नीट्यूड भी बता रही है। ठीक, तो हमें ये भी पता चल रहा है। और कोई पॉइंट बच रहा है क्या? और कोई पॉइंट बच रहा है क्या? 5 हो गए, और कौन सा पॉइंट बचता है? हाँ, छठा पॉइंट हमारा होता है कि यार कंडक्टर की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। मान लो सर्कुलर है, मान लो सर्कुलर कंडक्टर है। ठीक, सर्कुलर कंडक्टर है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ऐसे। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है। ठीक, इसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो हमें क्या पता चला कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के। और कुछ पॉइंट बच रहा है क्या? और तो कुछ नहीं बच रहा है सच, और तो कुछ पॉइंट नहीं बच रहा। ठीक, तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त हो गया है। हमने क्या क्या कवर कर लिया? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारी कांस्टेंट फोर्स बताते, तो हमने पाथ के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस करे। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। ठीक है, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रेगुलरली लेक्चर आते रहेंगे। हम जो है पूरा सिलेबस डाल रहे होंगे। आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आपकी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।